Hello, friends. My name is CA Yogesh Raheja, and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Updates. The topic for today's discussion is Budget 2021, which has been presented by Honorable Finance Minister of India, Mrs. Nirmala Sitharaman, on 1st of February 2021 today. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बजट 2021 में कॉर्पोरेट लॉस, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, स्पेशली जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या न्यू अमेंडमेंट्स लेके आई गई हैं। हम लास्ट 140 वीक से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से अलाइंड हैं अपनी आरजीआर वीकली बुलेटिन के थ्रू, जो पीडीएफ फॉर्मेट में हम हर सैटरडे को आपको अवेलेबल कराते हैं। लेकिन काफी प्रोफेशनल्स की और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम अपनी बुलेटिन को वीडियो फॉर्म में निकालें, तो आज हमने कोशिश की कि बजट 2021 के मौके पे आप लोगों को वीडियो बुलेटिन भी अवेलेबल कराया जाए। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करूंगा अपनी डिस्कशन को बजट 2021 पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट किया है वो लगभग 1:30 के आसपास खत्म हुआ था, और 5:30 बजे, इस टाइम 5:30 बजे हैं, और हम आपके लिए विद इन 4 आवर्स में बजट 2021 समराइज्ड अमेंडमेंट के साथ लेके आए हैं। दोस्तों, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स जो हम इसमें बता रहे हैं, ये सब ब्रॉड लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपको इसको अगर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टॉपिक्स इन डेप्थ कैसे पढ़े जा सकते हैं इन सबको। So this is our PPT summary of amendments made by Finance Bill 2021. This is bill and not act. आगे मैं डिस्कशन करूंगा बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। So the agenda of discussion for today is amendment proposed under corporate laws, means Companies Act 2013 में क्या amendments आई हैं। Amendment proposed by Finance Bill 21 under the Income Tax Act and amendment proposed by Finance Bill 21 under the Indirect Tax. हम proposed बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट आ चुकी हैं। जब भी कोई बिल आता है तो उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट जब तक नहीं मिलती तब तक वो बिल रहता है, और उसको एक्ट वो तब बनता है जब उसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। इसलिए ये सभी अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं, लेकिन ये एक्ट तब बनेंगी, इनका नोटिफाई ये तब होंगी जब प्रेसिडेंट इसकी असेंट दे देगा। अमेंडमेंट्स अंडर कॉर्पोरेट लॉज। द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड इन कॉर्पोरेट लॉज। सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हम सब जानते हैं सेक्शन 285 स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन बताता है। कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनीज मींस वो कंपनीज जिनको बेनिफिट दिए जाते हैं कुछ बीइंग अ स्मॉल कंपनी, कि उनको कुछ कंप्लायंसेस स्ट्रिक्टर लेवल पे नहीं करनी है। जैसे कि स्मॉल कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी एनुअल रिटर्न को किसी सीएस से डिजिटली साइन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टर सर्टिफाइड एनुअल रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग उनको 4 की जगह 2 करनी है, और बाकी काफी ऐसी रिलैक्सेशंस हैं जो स्मॉल कंपनीज को अवेलेबल की गई हैं। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से लिमिट्स जो दी गई हैं वो दिया गया है पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ ₹2 करोड़। सो गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनीज के नेट में 2 लाख और कंपनीज को डाला, और इन लिमिट्स को बढ़ा दिया गया 2 करोड़ रुपीस पेड अप कैपिटल एंड 20 करोड़ रुपीस टर्नओवर। इट मींस those companies will be considered as small companies whose paid up capital will be up to 2 crore rupees and turnover will be up to 20 crore rupees. सो ये काफी मेजर अमेंडमेंट है। अब आप जितनी भी कंपनीज देखेंगे जिनकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर भी 20 करोड़ से कम है, उन केसेस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकेंड अमेंडमेंट लेके आए रूल 6 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में। एक कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट में 1 पर्सन कंपनी का। जैसे कि हम पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो हमारे को ये पता है कि जितने पार्टनर्स उसमें होंगे वो मिनिमम 2 होंगे। ऐसे एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स भी 2 रिक्वायर्ड है। लेकिन एक 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटरशिप को कंसीडरेशन में रख के लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा। मींस आपको 2 शेयर होल्डर्स की कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक
जिन कंपनीज की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस है और एंड जिन कंपनीज की टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस है, उन्हीं कंपनीज को ही बोला हुआ था कि आप ओपीसी अपनी बना सकते हैं। मींस एक ओपीसी अगर आपने बनानी है तो आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मींस the moment when your turnover or paid up capital will increase from these limits, you need to mandatorily convert yourself into a private company and public company. सो गवर्नमेंट ने इन लिमिट्स को अब हटा दिया है और ये बोल दिया है कि ओपीसी की टर्नओवर कितनी भी हो सकती है, ओपीसी की पेड अप कैपिटल कितनी भी हो सकती है, और देयर विल बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ऑन सरपासिंग सच लिमिट्स। साथ साथ ओपीसी के अंदर एक कंडीशन ये थी कि अगर किसी इंडिविजुअल को ओपीसी क्रिएट करनी है, ही शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और उसको 182 डेज का इंडिया में स्टे मैंडेटरी था, लेकिन उस डेज के स्टे को अब 120 डेज कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 182 डेज। तो ये अमेंडमेंट्स ब्रॉडली हमने ये बताई जो कॉर्पोरेट लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, मींस क्रिमिनल ऑफेंसेस को काफी सॉर्ट कर दिया गया है, सॉफ्ट कर दिया गया है इन कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे ही एलएलपी एक्ट को भी अब डिक्रिमिनलाइज करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट्स की जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स लेके आई गई हैं बजट 2021 से। The amendment proposed under the Income Tax Act have been discussed below. Rates of income tax. There is no change in the rates of income tax for any of the assesses. किसी भी assessee के लिए rate of income tax में कोई भी change नहीं किया गया है. The tax rates and limit as applicable for financial year 2021 are same for financial year 21-22. Means जो rates financial year 2021 के लिए एप्लीकेबल होंगे वही रेट्स ही फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल होंगे। एक सिंगल चेंज ये किया गया कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज जिनकी टर्नओवर अप टू 400 करोड़ रुपीस है, उनके ऊपर पहले से ही टैक्स का रेट 25% लगता है। मतलब जिन डोमेस्टिक कंपनीज की टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है उन पे टैक्स रेट लगता है 25%। लास्ट ईयर तक जो टर्नओवर की लिमिट देखी जाती थी वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की देखी जाती थी, और इस बार वो जो टर्नओवर लिमिट देखी जाएगी वो देखी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की फॉर द पर्पस ऑफ 2021। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी वही है, सरचार्ज के रेट्स भी वही हैं। न्यू टैक्सेशन स्कीम अगर कोई एसएससी लेना चाहता है, इंडिविजुअल्स या कंपनीज, जो न्यू टैक्सेशन स्कीम ऑप्शनल आई थी वो भी एज इट इज ही एप्लीकेबल है। पीजीबीपी में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? नंबर 1, गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन has been specifically excluded from the definition of block of assets. ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन में टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया गया है कि आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का मिलेगा। इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में गुडविल इंक्लूड नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी स्मिथ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के केस के अंदर, जिसमें कहा जाता था कि अगर गुडविल परचेज की गई है, अगर आपने गुडविल एक्वायर किया है, एक्विजिशन के टाइम पे आपको जो गुडविल आई है उस गुडविल पे आपको इनटेंजिबल एसेट के अंडर 25% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी टाइप की गुडविल में आपको कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। इट मींस जितनी भी गुडविल आपकी बुक्स के अंदर पड़ी है उस गुडविल में से आप 1 अप्रैल 2020 तक जितना भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर, माफ कीजिएगा 1 अप्रैल 21 तक जितना भी डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी माना जाएगा, और आप जब भी इस गुडविल को आगे बिजनेस सेल करेंगे तो उसमें कैपिटल गेन निकल के आएगा। ये थी गुडविल। इट मींस हम इन शॉर्ट बोले तो गुडविल के ऊपर अब कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेल्फ जनरेटेड पे तो पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन अब परचेज्ड गुडविल पे भी आपको कोई भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं होगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, सेकंड जो अमेंडमेंट है एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है सेक्शन 3615A में। सेक्शन 3615A हमें बोलता था कि प्रोविडेंट फंड का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, अगर आप एप्लीकेबल ड्यू डेट एज पर प्रोविडेंट फंड लॉ
एक भी दिन अगर लेट जमा कराओगे तो आपका वो अमाउंट इनकम का पार्ट बन जाएगा, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो अगर इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक भी दिन लेट जमा होगा तो उस केस में उस अमाउंट को डिसअलाउ किया जाएगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल केस लॉज थे, जिसमें कि एक केस लॉ था एमिल इंडिया लिमिटेड का। एमिल लिमिटेड एमिल लिमिटेड के केस लॉ में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जैसे आप इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे सेक्शन 43B में पेमेंट बेसिस पे आप उसको अलाउ करते हो, ऐसे ही आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन को भी पेमेंट बेसिस पे अलाउ कर सकते हो। जस्टिफिकेशन क्या दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने? जस्टिफिकेशन ये दिया कि अगर किसी इंप्लॉयर ने इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन को भी लेट पे किया है तो जितनी भी उस एक्ट के अंदर पेनल्टीज दी हुई है, इंटरेस्ट दिए हुए हैं, वो सब उसने पे किया है। तो अगर उसको 43B में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलता है तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया सेक्शन 3615A में भी एंड सेक्शन 43B में भी कि भाई इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 43B का पार्ट रहेगा जो कि पेमेंट बेसिस पे हमें अलाउड हो जाएगा, लेकिन इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन क्योंकि आपने उसकी सैलरी में से, उसकी तनख्वाह में से वो पैसे काटे हैं, तो अब अगर एक भी दिन लेट जमा कराओगे तो उस इंप्लॉई को उस पैसे पे ब्याज भी लेट मिलेगा। इसलिए आप अगर एक भी दिन लेट जमा कराओगे तो वो आपको कभी भी अलाउड नहीं होगा। 43B में हम ये भी पढ़ते थे कि अगर इस साल में हम पे नहीं कर पाए और हमने नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया तो भी वो पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन हमें अलाउड कभी भी नहीं होगा अगर हमने एक भी दिन लेट पेमेंट किया तो पीएफ कंट्रीब्यूशन का अमेंडमेंट के बाद ट्रीटमेंट क्या होगा? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का सेम ट्रीटमेंट होगा, अलाउड इवन इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। आईटीआर की ड्यू डेट तक, बिलेटेड या रिवाइज की बात नहीं कर रहे हम, सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के हिसाब से भी अगर आप पे कर देंगे तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको अलाउ हो जाएगा। अगर इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो वो अलाउ होगा ओनली इफ पेड अप टू द ड्यू डेट एज पर द पीएफ एक्ट। मींस उसमें पीएफ एक्ट में जो डेट दी गई है, जैसे पीएफ के अंदर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट होती है, मान लीजिए अप्रैल महीने का वो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है और हमने वो 16th मई को जमा कराया तो डिसअलाउड है, कभी भी अलाउड नहीं होगा। 15th मई या उससे पहले जमा कराया तो वो अलाउड हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो पीडीबीपी में की गई है वो सेक्शन 43CA में की गई है। आप पढ़ते हैं सेक्शन 50C इनकम टैक्स का एंड सेक्शन 43CA। जो सेक्शन हमें ये बताते हैं कि अगर सेल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे की गई है तो भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंप्यूट करते वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करना होगा। प्रीवियस बजट्स में उस लिमिट को कर दिया गया था 110%। इट मींस अगर आप जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है और सर्कल रेट है उसमें अगर 10% का भी आपके डिफरेंस है तो भी आपको अलाउ हो जाएगा वो, और आप एक्चुअल सेल्स वैल्यू के बेस पे ही अपनी कंप्यूटेशन कर सकते हो। सेक्शन 50C में कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गई है, सिर्फ 43CA में अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि काफी रेजिडेंशियल यूनिट्स आज के दिन में हम देख रहे हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स, जयप्रकाश एसोसिएट्स, डीएलएफ लिमिटेड, वो सब अपनी प्रॉपर्टीज जब बेच रहे हैं तो कई बार उनको भाव सर्कल रेट से कम पे मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि ओनली उन केसेस में जब किसी डेवलपर का या सेलर का जो रेजिडेंशियल यूनिट है, रेजिडेंशियल यूनिट वो स्टॉक इन ट्रेड है, मींस की उससे रिलेटेड प्रॉफिट और सेल पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, उस केस में आप 10% टॉलरेंस लिमिट की जगह 20% की टॉलरेंस लिमिट ले सकते हैं। वो भी किस केस में? ओनली रेजिडेंशियल यूनिट के केस में, मतलब जो फ्लैट्स रेजिडेंशियल इंडिपेंडेंट फ्लैट्स बने होते हैं उनके केस में। और ट्रांसफर जो हुआ होगा 12 नवंबर से लेके 30 जून 21 के बीच में। मींस द टॉलरेंस लिमिट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टू सर्कल रेट हैज बीन इंक्रीज्ड from 110% to 120% in case of transfer of residential unit between 12th November 20 to 30th June 21। लेकिन उस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस कि अगर बड़ी प्रॉपर्टीज हैं वो जिनका कंसिडरेशन 2 करोड़ से भी ज्यादा है, उन केसेस के अंदर हम 10% ही लेके चलेंगे। तो कंडीशंस फुलफिल क्या करनी है? रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए, ट्रांसफर हो 12 नवंबर 20 टू
30 जून 2021 के बीच में, और जो कंसिडरेशन हो वो 2 करोड़ से ज्यादा का अगर नहीं होगा तो आपकी जो टॉलरेंस लिमिट अब तक 10% लगती थी, अब आपको वो टॉलरेंस लिमिट 120% की मिलेगी। अमेंडमेंट क्लोज्ड। द नेक्स्ट अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द सेक्शन ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की लिमिट, लास्ट टाइम तक जो टैक्स ऑडिट की लिमिट थी वो 44 एडी के जो प्रिजम्पटिव असेसिस हैं उनके लिए 2 करोड़ की लिमिट थी। ऐसे असेसिस जो 44 एडी में क्वालिफाई नहीं करते, जैसे कि कंपनी, एलएलपी, उनके केस में 1 करोड़ की लिमिट थी। एंड वन क्लॉज इंसर्ट किया गया था पिछले बजट्स के द्वारा कि जिस भी असेसी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है और उसकी रिसीट्स का 95% से ज्यादा बैंक से है और पेमेंट्स का 95% से ज्यादा बैंक से है, उस केस में उसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट होगी 5 करोड़ रुपीस की। इट मींस टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 5 करोड़ रुपए लिमिट इन द प्रीवियस बजट्स, कि उस केस में आपका जो टैक्स ऑडिट होगा वो 5 करोड़ से ज्यादा सेल पे ही होगा। गवर्नमेंट ने इस बार उसी 5 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ कर दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं द टैक्स ऑडिट लिमिट अंडर सेक्शन 44AB फॉर सच असेसेस where cash payment and cash receipts are not more than 5% of overall receipts and payment has been increased from 5 crore to 10 crore rupees. अदर असेसेस के लिए 1 करोड़ की लिमिट और 2 करोड़ की लिमिट सेम है जो पहले लगती थी, सिर्फ इस केस के अंदर लिमिट। तो आइए हम देखते हैं लिमिट्स चेंज होने के बाद क्या स्टेटस है। टैक्स ऑडिट की लिमिट्स ₹2 करोड़ है अगर 44 एडी वाला असेसी है, मींस जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर जो बिजनेस आते हैं, प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन के लिए 44 एडी का सेक्शन है, 44 एडीए का। सो 44 एडी सेक्शन में जो असेसेस कवर होते हैं उनकी लिमिट है 2 करोड़ रुपीस की, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। 10 करोड़ की लिमिट है जो पहले 5 करोड़ की थी, बजट 21 ने उसको 10 करोड़ किया। असेसेस विद कैश ट्रांजैक्शंस अप टू 5% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस, मीन जिन असेसेस की कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स अप टू 5% है टोटल पेमेंट्स एंड टोटल रिसीट रिस्पेक्टिवली के, उनके लिए लिमिट लगेगी 10 करोड़ की। और जो रेजिडुअल असेसेस है, बैलेंस असेसेस, उनके लिए 1 करोड़ रुपीस की लिमिट लगेगी। मान लीजिए एक कंपनी जिसकी 20% ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, उसके लिए लिमिट लगेगी 1 करोड़ की। मान लीजिए एक एलएलपी जिसकी 10% ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, उसके लिए लिमिट 1 करोड़ की लगेगी। ये 10 करोड़ की लिमिट आप उन केसेस में लगा सकते हैं जहां पे आप ये देखते हैं कि कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स तो होती ही नहीं है। मेनली ये लिमिट रिटेल सेक्टर के लिए कम काम आएगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जितना भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना भी है, जो कि कैश में कम से कम ट्रांजैक्शंस करता है, उनके लिए ये लिमिट काफी फायदेमंद है। कैपिटल गेन से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स हैं? सिंगल अमेंडमेंट ब्रॉड बेसिस पे अगर देखें तो स्लम्प सेल की डेफिनेशन को चेंज किया गया है, जिसमें पहले सिर्फ सेल आती थी, अब उसमें अदर ट्रांसफर्स भी डाल दिए गए हैं। पहले एसएसएस बोलते थे हमने तो एक्सचेंज किया है अपने बिजनेस को एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से, तो हम इसको सेल ऑफ बिजनेस नहीं मानेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि स्लम्प सेल के अंदर, स्लम्प सेल में सेल भी आएगा एंड एनी अदर ट्रांसफर भी आएगा। आप स्लम्प सेल के प्रोविजन से अलग नहीं हो सकते हैं। इस वजह से टीडीएस के सेक्शंस में क्या चेंज किया गया है, अब हम ये देखते हैं। सेक्शन नया लेके आए हैं, सेक्शन 194। क्यों? इसकी डिस्कशन करते वक्त आप माइंड में ध्यान रखिए, सेक्शन 206C 1H जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई थी। सेक्शन 194 क्यों बोलता है जिन भी बायर्स की टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 0.1% इफ दे हैव परचेज्ड द गुड्स वैल्यूइंग ग्रेटर देन 50 लाख फ्रॉम एनी सेलर। अगर आपने गुड्स परचेज की हैं 50 लाख से ज्यादा की किसी भी सेलर से और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, उस केस में आपको 0.1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। याद कीजिए सेक्शन 206C 1H जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन है, वो सेक्शन क्या बोलता था? वो सेक्शन हमें बोलता था कि जिन भी सेलर्स की टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, उनको 0.1% का, जो 31 मार्च 2021 तक 0.075% का रेट कर दिया गया है, सेक्शन बोलता था
0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा बायर से, अगर बायर से आपको कंसिडरेशन मिल रहा है 50 लाख रुपीस से ज्यादा का। लग ऐसे रहा है कि ये सेक्शन दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन हम जब बात करेंगे इन सेक्शन की तो हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट इन दोनों सेक्शंस को कैसे सेग्रीगेट करती है। साथ साथ 206C में भी अमेंडमेंट लाई गई नो पैन डिडक्टिव्स के केस में, और ये बोला गया कि जो विदाउट पैन वाले केसेस होंगे उसमें टीडीएस 20% ना लग के 5% लगेगा। मींस 0.1% का 5% टैक्स हो जाएगा अगर आपने पैन या आधार कार्ड ना दिया फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। देखिए टीडीएस एंड टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। टीडीएस 194Q, बायर की टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, पेमेंट लिमिट कितना है, पेमेंट लिमिट है 50 लाख रुपीस का, टीडीएस का रेट है 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ है, रिसिप्ट की लिमिट सेम है, टीसीएस का रेट भी सेम है। ये तो रिड्यूस्ड रेट 31 मार्च 21 तक एप्लीकेबल है, वैसे टीसीएस का रेट भी 0.1% है और ये लिमिट भी सेम है। तो कौन सा सेक्शन कब लगेगा? मान लीजिए सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है एंड बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। उस केस में सेलर अगर 50 लाख से ज्यादा का माल बायर को बेचेगा, उस केस में उसको 0.1% का टीसीएस बायर से कलेक्ट करना होगा। वहां तो आ गया सेलर के पार्ट पे। इफ बायर की टर्नओवर ज्यादा नहीं है, इट मींस वो 194Q के नेट में नहीं आएगा, और सेलर की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो 206C1H के नेट में आ जाएगा। दूसरी साइड से अगर हम 194Q देखते हैं तो बायर की टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, मान लीजिए सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो वाली जो बायर सेलर की ट्रांजैक्शंस होंगी वो 194Q गवर्न करेगा। उसमें यह देखा जाएगा कि बायर बड़ा है एंड सेलर इज स्मॉल। 206C1H में हम क्या देखते थे, सेलर बड़ा है एंड बायर इज स्मॉल। अब क्या देख रहे हैं, बायर बड़ा है एंड सेलर इज स्मॉल। पेमेंट की और रिसीट की लिमिट 50 लाख रुपीस तक की ही है। तो आपको समझ में आया कि 194Q कब लगेगा और 206C1H कब लगेगा। गवर्नमेंट ने साथ साथ ये बात भी बोली कि अगर बोथ सेक्शन अप्लाई हो जाए, मान लीजिए सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है एंड बायर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में टीसीएस लगेगा या टीडीएस लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला अगर टीडीएस बायर ने डिडक्ट कर लिया, क्योंकि रिसीट तभी तो होगी जब वो पेमेंट देगा, तो फर्स्ट इवेंट होगी पेमेंट की। तो फर्स्ट इवेंट पे अगर टीडीएस डिडक्ट कर दिया बायर ने, तो सेलर को टीसीएस की कंप्लायंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस की दोनों ट्रांजैक्शन में से अगर दोनों के दोनों सेक्शन ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, सो वी नीड टू कंप्लाई विद सेक्शन 194Q और हमें 206C1H से कंप्लाई करने की कोई भी नेसेसिटी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन बोला गया सेक्शन 206AB। सेक्शन 206AA है नॉन पैन केसेस का। सेक्शन 206CCA, सेक्शन 206CC है नॉन पैन केसेस के केस में टीसीएस ज्यादा रेट पे लगेगा। सेक्शन AB एंड CCA इंसर्ट किया गया, जो बोला गया कि रेट ऑफ टीडीएस बढ़ जाएंगे अगर जिसका टीडीएस डिडक्ट होना है उसने अपनी पिछले 2 सालों की आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल नहीं की। पढ़ते हैं। सेक्शन 206AB means TDS section, 206CCA means TCS section has been inserted for higher TDS TCS rates for non-filing of ITR to provide that TCS TDS in such cases will be deducted higher of, देखिए रेट क्या होगा, 2 times of rate as per relevant section। जिस सेक्शन में जो रेट दिया हुआ है उसका 2 टाइम्स ऑफ रेट्स और रेट्स इन फोर्स। मींस अगर फाइनेंस एक्ट में कोई रेट्स दिए गए हैं उसका 2 टाइम्स और 5% विच एवर इज हायर। तो देखिए अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो जितना भी टीडीएस आपके केस में काटा जाएगा वो टीडीएस डबल मल्टीप्लीकेशन में काटा जाएगा। इट मींस अब टीडीएस डिडक्टर को ये भी चीज देखनी है, टीसीएस कलेक्टर को ये भी चीज देखनी है, क्या असेसी ने अपनी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की रिटर्न फाइल की है, और वो सिर्फ उन केसेस के अंदर एप्लीकेबल है जिन केसेस में डिडक्टी को 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा एग्रीगेट की इनकम मिलती है। नोट, इन केस ऑफ नॉन आईटीआर फाइलर्स डू नॉट हैव पैन। अगर मान लीजिए आईटीआर भी फाइल नहीं की और पैन भी नहीं है, इट मींस 206AA सेक्शन भी लग गया एंड 206AB सेक्शन भी लग गया, तो उस केस में
इन दोनों में से जो हायर रेट होगा वो लगेगा। गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट लेके आई है और ये बोला गया है जो रेट इन दोनों सेक्शंस में हायर होगा उस रेट पे टीडीएस कटेगा। Non-filers of ITR means such persons who do not have filed ITRs for previous 2 financial years, which the actual due date has been expired. Actual due date means 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है और उस असेसी ने अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। And aggregate of TDS required to be deducted is INR 50,000 per financial year. इसके बाद हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ वेरियस टाइम लिमिट्स। गवर्नमेंट ने काफी टाइम लिमिट्स रिड्यूस की है इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर टू स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट, प्रोविजंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, प्रोविजंस ऑफ बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज द टाइम लिमिट टू फाइल बिलेटेड, सेक्शन 139(4), रिवाइज्ड सेक्शन 139(5) has been reduced। अब आपको और reduced टाइम मिलेगा अपनी revised रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। Earlier the same can be filed, अमेंडमेंट से पहले, till the end of relevant assessment year। मींस आपकी आईटीआर है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, उस आईटीआर का असेसमेंट ये हुआ 2020-21, तो आपको टाइम लिमिट जो अलाउड थी वो थी 31 मार्च 2021। मींस की एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते थे बिलेटेड या फिर अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे। नाउ द बिलेटेड एज वेल एज द रिवाइज्ड रिटर्न कैन बी फाइल्ड अप टू 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल हो सकती है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मींस जिस फाइनेंशियल ईयर की भी वो रिटर्न है उसके विद इन 9 months के अंदर ही वो इनकम टैक्स की रिटर्न बिलेटेडली फाइल हो सकती है या फिर ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकती है। द ड्यू डेट टू फाइल बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो होगी वो 31 दिसंबर 2020 होगी। ये तो हो गया बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न से रिलेटेड टाइम। नंबर 2 इज टाइम लिमिट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर बाय सीपीसी। सीपीसी आपकी सेक्शन 143(1) में आईटीआर को प्रोसेस करता है, उसकी टाइम लिमिट 3 महीने रिड्यूस हो गई है। इट मींस पहले 143(1) की टाइम लिमिट थी, द इंटीमेशन ऑर्डर शैल बी पास्ड within 12 months from the end of financial year when the return of income has been filed by the assessee। और अब उस टाइम लिमिट को 9 months कर दिया गया है। मतलब सीपीसी को भी किसी भी रिटर्न को प्रोसेस करना होगा विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर इज फाइल्ड बाय द असेसी। ये नहीं लिखा है कि किस फाइनेंशियल ईयर से आईटीआर पर्टेन करती है, ये लिखा हुआ है कि आईटीआर किस फाइनेंशियल ईयर में फाइल की है। मान लो आपने आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में फाइल की है, तो 31 मार्च 22 विल बी द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लस 9 months इक्वल टू 31 दिसंबर 22 तक आपके पास इंटीमेशन ऑर्डर आ जाएगा। आल्सो साथ साथ क्या बोला गया, वाइल प्रोसेसिंग द अपरेंट मिस्टेक विल इंक्लूड। हमें पता है प्रोसेसिंग के टाइम पे जितनी भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, उन सबको प्रोसेसिंग के टाइम पे ठीक किया जाता है। तो उसमें क्या इंक्लूड होगा, टैक्स ऑडिट की एडजस्टमेंट्स जो आईटीआर में कंसीडर नहीं की। मान लीजिए ऑडिटर ने बताया बोनस डिसअलाउड है 10,000 रुपीज का सेक्शन 43B में, लेकिन हमने उसको अपनी आईटीआर में डिसअलाउ नहीं किया या फिर डिसअलाउ गलत हेड में कर दिया। हमें अदर इंफॉर्मेशन में जाके ये चीज देखनी पड़ेगी कि बोनस के लिए कौन सी रो रेलिवेंट है जिसमें हमें बोनस की डिसअलाउंस दिखानी है। नहीं तो इंटीमेशन देते वक्त सीपीसी उसे प्रोसेस कर देगा और डिसअलाउ करके हमारी डिमांड ऑर्डर जनरेट कर देगा। ध्यान रखना है हम। स्कूटनी का नोटिस सेक्शन 143(2) का जो मिल सकता था 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड बाय द असेसी, अब उस नोटिस पीरियड की डेट भी 3 महीने से कम कर दी है। सीधी सीधी बात है, जब गवर्नमेंट को बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न 3 महीने पहले ही मिल जाएगी, जब गवर्नमेंट की रिटर्न्स की खाता बही 3 महीने पहले ही खत्म हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को नोटिस के लिए तो सफिशिएंट 6 month ही मिल गए। 3 month जो टाइम लिमिट 139(4) और 139(5) में रिड्यूस किया गया है और 3 month सेक्शन 143(2) में, इट मींस गवर्नमेंट को मिल तो 6 month गए, नहीं तो 9 हो जाते। इसलिए अमेंडमेंट लेके आए हैं। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 143
143 means regular assessment, and best judgment assessment has been reduced from 12 months from the end of relevant assessment year to 9 months from the end of relevant assessment year. वैसे ही जैसे 143(2) में 3 महीने कम किए गए, वैसे ही 3 महीने असेसमेंट की कंप्लीशन के लिए भी कम कर दिए गए हैं. In other words, the assessments in relation to financial year 2021 needs to be completed till 31st December 2022, क्योंकि एंड ऑफ असेसमेंट ईयर होगा 31st मार्च 22 को, और उसमें अगर हम 9 मंथ्स ऐड कर देंगे तो 31st दिसंबर 22 विल बी द डेट जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन डेट. नोट, assessments related to financial year 1920 are required to be closed by tax officers till 31st March 2022, क्योंकि पहले क्या टाइम था, 12 मंथ्स का टाइम था. तो 31st मार्च 21 से प्लस 12 मंथ्स क्या निकल के आता था, 31st मार्च 22. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के केस में केस को रीओपन किया जा सकता था 6 साल पहले वाले को भी. अब क्या बोला गया, द टाइम लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड for giving notice under section 148 for income escaping assessment. Now the notice can be issued within 3 years from the end of relevant assessment year only instead 6 years earlier. पहले टैक्स पेयर हाथ पे हाथ रख के बैठता था और क्या बोलता था कि 6 साल तक अगर मुझे नोटिस नहीं आया तो मेरा वो असेसमेंट ईयर निकल गया. लेकिन अब वही टाइम लिमिट 3 साल की हो गई, और 3 साल के अंदर अगर आपको रीओपनिंग का नोटिस आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो असेसमेंट ईयर आपका असेसमेंट के कंटेक्स्ट में क्लोज हो जाएगा. ये बजट का पार्ट नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन लेके आए हैं, और जिसमें क्या बोला गया कि विवाद से विश्वास स्कीम की जो डिक्लेरेशन आपने फाइल करनी है वो आप 28 फेब 21 तक कर सकते हो. पहले ये लिमिट 31 जनवरी 21 तक थी, लेकिन आपने जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट अब 31 मार्च 21 तक विदाउट एडिशनल इंटरेस्ट कर सकते हो. इट मींस 1 महीने का टाइम विवाद से विश्वास स्कीम का और बढ़ा दिया गया है, ताकि जितने भी केसेस डिस्प्यूट्स रिजोल्व हो रहे हैं इन स्कीम्स के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए. The time limit to avail deduction of interest additionally to section 24B. 24B में 2 लाख रुपीस की सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी की या 30,000 रुपीस की रिपेयर्स के केस में या कंडीशन फुलफिल नहीं होती जब, उस केस में 2 लाख रुपीस तक की या 30,000 की डिडक्शन मिलती है. गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लेके आए थे 80EEA जिसमें बोला था 1,50,000 के इंटरेस्ट की हम एडिशनल डिडक्शन दे देंगे इन केस लोन लेगा कोई बंदा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 21 तक. लेकिन गवर्नमेंट ने इस लोन वाले पीरियड को 1 साल बढ़ा दिया है, और ये बोला है इवन लोन अगर 31 मार्च 22 तक भी लिया जाता है तो भी उस लोन को इस सेक्शन के अंदर कवर्ड मान लिया जाएगा और 80EEA की एग्जेम्पशन उस केस में मिल जाएगी. The time limit to avail deduction to startup entities जो 31 मार्च 20 तक इनकॉर्पोरेटेड थी वहां पे क्लोज हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसी टाइम लिमिट को बढ़ा के कर दिया 31 मार्च 22. इट मींस जितने स्टार्टअप्स 31 मार्च 22 तक इनकॉर्पोरेट होंगे वो सब 80 IAC के अंदर कवर हो जाएंगे और उनको डिडक्शन मिल जाएगी. इसके हैं कि बाकी अमेंडमेंट्स कौन कौन सी आएंगी. The advance tax provision has been rationalized in order to provide the event of advance tax in case of dividend income will be considered from accrual of dividend. हमें नहीं पता होता कि किसी कंपनी ने डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करना है. उस केस में पहले क्या होता था, हमें अगर लेट डिविडेंड भी मिलता था उस केस में भी उस पे एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता था. लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या बोला कि डिविडेंड इनकम भी जब एक्रू होगी हम एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए वो इनकम को तभी आया हुआ मानेंगे जिस टाइम वो डिविडेंड आपको मिलने का पॉसिबिलिटी हुआ. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज एग्जेम्पशन ऑन फाइलिंग ऑफ ITR टू सीनियर सिटीजन्स. पढ़ते हैं पहले क्या है. Senior citizens aged 75 years or more are not required to file their income tax return in case their income includes only interest and pension income. कहा गया कि जिन सीनियर सिटीजन्स की एज 75 इयर्स या उससे ज्यादा है उन्हें अपनी ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उनकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम है. कहा गया जिस बैंक अकाउंट में उनकी पेंशन आती है वो बैंक अकाउंट जौन सा बैंक मेंटेन करता है वही ही इंटरेस्ट पे कर रहा होगा उनके डिपॉजिट्स पे. सो दोनों इनकम वो बैंक ही दे रहा होगा जिस स्पेसिफाइड बैंक के पास सीनियर सिटीजन की पेंशन आती है. तो बोला गया इन सच केसेस द बैंक इन विच पेंशन इनकम इज रिसीव्ड
एंड हु इज पेइंग द इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट्स। जौन सा बैंक भी पेंशन इनकम दे रहा है, जहां पे पेंशन इनकम आ रही है प्लस में जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दे रहा है, उससे सीनियर सिटीजन की इनकम को कंप्यूट करके टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा 87A की रिबेट और चैप्टर 6A देने के बाद। ये वैसा ही हो गया जैसा 192 के अंदर कंप्यूट होता था। ऐसे ही यहां भी टीडीएस जो कंप्यूट किया जाएगा वो रेट्स इन फोर्स के हिसाब से बैंक कंप्यूट करेगा और बैंक गवर्नमेंट के पास जाके वो टीडीएस जमा करा देगा। 87A और चैप्टर 6A की डिडक्शंस भी वो देगा। मीन सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने से एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन उसकी इनकम को एग्जेम्प्ट नहीं कर दिया गया। अगर हम 75 इयर्स के सीनियर सिटीजन की इनकम की बात करें तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन जो 5 लाख तक की इनकम वाला होता है उसकी एज 80 इयर्स की होती है। तो 75 इयर्स वाले सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की लिमिट है, उस लिमिट को भी देखा जाएगा जब बैंक टीडीएस काटेगा, प्लस में 87A और चैप्टर 6A की डिडक्शंस को भी देखा जाएगा। सेक्शन 1023C एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, अगर उनकी रिसीट्स 1 करोड़ तक हैं, लिमिट बढ़ा दी गई है, अब ये लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। मींस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की अगर ग्रॉस रिसीट्स 5 करोड़ तक भी हैं तो भी उनको 1023C की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 1 फरवरी 2021 से, और उसकी जगह एक इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस बनाया जा रहा है। अब आपके केसेस की सेटलमेंट आईटीएससी में ना होके इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस में, मींस की आईबी इंटरिम बोर्ड में की जाएगी। मींस no new application can be filed with effect from 1st of February 2021 with ITSC Income Tax Settlement Commission। इसके अलावा फेसलेस आईटी अपील की बात की गई है, आईटी अपील। स्कूटनी के जितने केसेस हैं वो सब आज के दिन में फेसलेस ही चलते हैं। सीआईटी अपील्स भी फेसलेस है, लेकिन आईटी की अपील्स को भी अब फेसलेस किया जा रहा है। और ये भी बोला गया कि अगर फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट भी है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो गई, जाके मिलने की जरूरत नहीं है। तो यहां आके ब्रॉड बेसिस पे हमारी इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स खत्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं जीएसटी की अमेंडमेंट्स पे। जीएसटी की अमेंडमेंट्स, जीएसटी में क्या क्या अमेंडमेंट रही हैं। वैसे तो जीएसटी में जो भी अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं वो जीएसटी काउंसिल के हिसाब से लाई जाती हैं। काउंसिल की मीटिंग में जो भी डिसाइड होता है जीएसटी में अमेंडमेंट्स उसके हिसाब से लाई जाती हैं। गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इस बजट के अंदर अनाउंस की हैं सीजीएसटी लॉ में। द अमेंडमेंट देखते हैं वो कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड अंडर द जीएसटी लॉ हैव बीन डिस्कस्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बिलो। सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो सेक्शन हमें आईटीसी की अवेलमेंट की कंडीशंस बताता है कि आईटीसी कब कब अवेल होगा। सेक्शन 16 of CGST Act has been amended in order to provide an additional condition for claiming ITC to provide that ITC will be available to the recipient only in case supplier has filed its outward supply of GSTR1। सेक्शन 16 में बोला गया अगर पार्टी ने GSTR1 फाइल की है तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मींस the ITC will be available to the recipient only in case the supplier has filed its outward supply GSTR1 mentioning such supplies। GSTR1 में दिखेगी तो आपको आईटीसी मिलेगा, GSTR1 में नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मींस GSTR2B में वो डेटा आ रहा है तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 35(5) ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बिग अमेंडमेंट है। सेक्शन 35(5) हमें बताता था कि किन टैक्स पेयर्स को जीएसटी ऑडिट करानी है। गवर्नमेंट ने बोल दिया किसी भी टैक्स पेयर को, फिर रुक जा, क्या समस्या है, हम क्या कह रहे हैं, चल पड़, रुक जा वहीं से करते हैं।
किसी भी टैक्स पेयर को जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मींस द रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटी ऑडिट हैज बीन ओमिटेड, GSTR 9C विल बी सेल्फ सर्टिफाइड नाउ। इट मींस जीएसटी ऑडिट का कॉन्सेप्ट खत्म, सीएस को कुछ भी सर्टिफाई करके नहीं देना है, और जो भी GSTR 9 और GSTR 9C हमने फाइल करनी है वो सब सेल्फ सर्टिफाइड बेस पे होगी। कंसीक्वेंशियल अमेंडमेंट की गई सेक्शन 44 में भी। सेक्शन 44 which provides for mandatory filing of GSTR 9 has been substituted with a new section combining self certification of annual return and reconciliation statement। अब ये गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट नया फॉर्म अवेलेबल कराती है जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न के लिए, या एक ही फॉर्म में हमसे दोनों के दोनों चीजें ले लेती है। लेकिन अब किसी भी सीए को जीएसटी ऑडिट नहीं करनी, अब टैक्स पेयर अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस पे देगा। सेक्शन 50 जो कि एक अमेंडमेंट की गई है, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट ऑन जीएसटी पे, जो हमें पहले से पता है, अब नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर लगता है, जो कि 1 जुलाई 2017 से ही कर दिया गया है। मींस की जितनी भी कंफ्यूजन्स थी कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, इट मींस अब बोल दिया गया है कि ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगी, और 1 जुलाई 2017 से आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस टैक्स लायबिलिटी का नेट बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज में भी कुछ चीजों के रेट रिड्यूस किए गए हैं और कुछ चीजों के रेट इंक्रीज किए गए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गोल्ड का और सिल्वर का जो कस्टम ड्यूटी का रेट है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया था पीछे जब रेट्स कम हुए थे। लेकिन अब मार्केट में ही क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में आपने देखा तो गवर्नमेंट ने अब दोबारा से गोल्ड और सिल्वर के कस्टम ड्यूटी का रेट रिड्यूस कर दिया है। इससे क्या होगा, जितना भी रिडक्शन इंपैक्ट है टैक्स का वो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे आ जाएगा। तो हमारी इस बजट 21 की प्रेजेंटेशन में इतना ही। टीम आरजेआर की तरफ से आपको दिल से थैंक यू, जिसने अपना टाइम स्पेयर किया आप लोगों ने और हमारे इस वीडियो के साथ आप जुड़े। मोर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियोस भी इस पे टाइम टू टाइम डालते रहेंगे रीसेंट अपडेट्स की। थैंक यू सो मच। क्या करूं? स्टॉप शेयर।